गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लिस्ट सीरीज के 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़िए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक, शुरुआत आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, आपके संविधान से ही रिलेटेड है और संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से रिलेटेड है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 5 बार, 1 बार, 8 बार। तो ये जो प्रश्न है ये कई तरीके से कई बार पूछा गया है। अगर मेरा अनुभव जो कहता है कि भारतीय संविधान में अगर आपसे कहा जाए कि 10 प्रश्न ऐसे ढूंढिए जो सबसे ज़्यादा आपको दिखे हों प्रीवियस ईयर में, तो मैं एक प्रश्न इस क्वेश्चन से रिलेटेड लेके आऊँगा, कहूँगा कि हाँ ये पूछा गया है। चाहे जिस तरह से घुमा के पूछा जाए, 42वें संविधान संशोधन 1976 से लिंक करा जाए, या समाजवादी पंथ निरपेक्षता या अखंडता शब्द को जोड़ करके पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न आया है। एक मतलब 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न हमारा ये रहेगा। ठीक, तो अभी तक भारतीय संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार हमने चेंज किया है, और वो चेंज है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने ये संशोधन किया है। और इसमें 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को समावेशित किया है। पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक, तो इन 3 शब्दों का समावेश हमने उद्देशिका में किया है, प्रस्तावना में किया है। और किस संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड। ठीक, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो मैं आपको हिंट देना चाहूँगा, ये पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, मतलब ये आपका। ठीक, तो ये आपका जिस स्टेट में स्थित है, और इन चारों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में, वो स्टेट आपका कौन सा है? केरला में आपका ये बंदरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खटाखट आंसर देते रहिएगा, और सारे क्वेश्चंस को लास्ट में आप खुद मिलाया करिए कि हमने आज, किसी को बताइए लेकिन आप खुद ही वैल्यूएट किया करिए कि हमने कितने प्रश्न किए हैं। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक, ये अच्छा प्रश्न है। इसको ध्यान रखिएगा कि वेतन भत्ते इन सब चीज़ों का निर्धारण आपकी संसद के द्वारा होता है, परंतु महान्यायवादी जो भारत सरकार जिनका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, भारत सरकार के ये एडवोकेट माने जाते हैं, विधिक अधिकारी माने जाते हैं। ठीक, और आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के एडवोकेट आप इनको कह सकते हैं। ठीक, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, ठीक है, भारत सरकार का न्यायालयों में पक्ष रखना इनका महत्वपूर्ण कार्य है। और इनका जो वेतन निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन से हैं? आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, पहला ऑप्शन। मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन। आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, तीसरा ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोल्डन ट्राइंगल एक कॉन्सेप्ट है आपका इंडियन टूरिज्म में, ठीक है, भारतीय पर्यटन में, जिसमें 3 स्थलों को शामिल किया गया है, तीन महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल किया गया है, जहां पर पर्यटक बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं। और उनमें वो शहर कौन से हैं उनको पूछा गया है। तो ये 3 शहर हैं आपके कौन से?
पहला है आगरा, आगरा के बगल में है दिल्ली और दिल्ली के ही कुछ दूरी पर स्थित है आपका क्या, जयपुर। ठीक, तो आगरा, दिल्ली, जयपुर जो है आपस में एक जो है तिकोने पर स्थित हैं। इसको जो है नाम दिया गया है कौन सा, स्वर्ण त्रिभुज, और ये भारतीय पर्यटन व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। खटाखट आंसर देते रहिएगा, हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए लेकिन समझ के। ठीक, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए सभी लोग। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है, रंध्र, स्टोमेटा, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, नाभिक, न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इन चारों में से आपको कोशिका के भीतर केंद्र में, देखो एक नाम मिल गया, देखिएगा केंद्र, सेंटर में स्थित, उसका जो शेप है उसका कैसा है, गोलाकार है, वो आपका कौन सा है, न्यूक्लियस है, कोशिका का नाभिक है, कोशिका का नाभिक है। और ये आपका नाभिक जो होता है कोशिका की गतिविधियों का, कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र होता है, जिसकी खोज 1831 में किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने की थी। किन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने की थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, नाभिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा इसको सभी लोग। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकाली मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली, विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है। देखिए ये आपका एक जो है फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, किसे मांसपेशी कंकाली, मतलब उसमें आपके मांसपेशियां भी शामिल हैं और आपकी हड्डियां भी शामिल हैं, इसलिए इसको देखिए, इसका दोनों को सम्मिलित नेम क्या है इंग्लिश में, मस्कुलोस्केलेटल। स्केलेटल आपका हड्डी हुआ, मस्कुलो मतलब मसल्स आपका पेशियां हुई। ये सिस्टम है जो रीढ़ के यांत्रिक विकार, जो रीढ़ के हड्डी की कमी, विकार मतलब आपके कमी या रोग का निदान और उपचार में प्रयोग होता है। ठीक, इन टेक्निक में से, ठीक, इस पहले का है ऑब्स्टेटिक्स, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, आर्थोपेडिक, जेरिएट्रिक्स। ठीक, इन चारों में से आपको ये बताना है कि चिकित्सा की वह पद्धति जिसमें मसल्स और हड्डियों को मिला करके रीढ़ की हड्डियों का उपचार, रीढ़ की हड्डियों में उपस्थित विकारों का उपचार, कमियों का उपचार किया जाता है। तो उस चिकित्सा पद्धति को हम लोग कहते हैं कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कायरोप्रैक्टिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है, बरखाने, प्रवाल द्वीप, यारदंग सीफ। ये आपको थोड़ा सा कठिन प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी कई क्लासेस में प्रवाल का नाम लिया है, प्रवाल भित्ति का नाम लिया है, प्रवाल भित्ति का नाम लिया है, कोरल रीफ का नाम लिया है, कोरल रीफ का नाम लिया है। ठीक, और हमने बताया था इसका एक नाम और भी है, मूंगा चट्टान भी इसका नाम है, जो बनती हैं किससे, मूंगा नामक जीव से। ठीक, अब आते हैं, अब देखिए, अब इस मूंगा चट्टान से बनी शैलमाला मतलब पत्थरों की माला, मतलब बहुत बड़ा जो है संरचना, ये क्या कहलाता है, ये प्रश्न है। तो आंख बंद करके आपको ये ध्यान रखिएगा, आप सीधे चले जाइएगा लक्षद्वीप, और उस द्वीप को हम लोग प्रवाल द्वीप भी कहते हैं क्योंकि वो मूंगा चट्टानों पर बसा हुआ द्वीप है। ठीक, तो ये आपका कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है, प्रवाल द्वीप। ठीक, ऐसा द्वीप जिसके बनने में प्रवालों का बड़ा महत्व हो, वो आपका द्वीप कहलाता है प्रवाल द्वीप, और इनको कहा जाता है प्रवाल शैलमाला, पत्थरों की माला या पत्थरों का एक विस्तृत क्षेत्र। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री से आपका रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, एंशिएंट कल्चर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया ... ये ... होना था, में था।
जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सीतापुर। तो आपको आश्रम बताना है किस ऋषि का, जमदग्नि ऋषि का आश्रम बताना है, और उनका आश्रम जो था वहाँ पे प्लेस है जमानिया, जमदग्नि से ही बना है जमानिया, और वो कौन सा जिला है। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि इनका जो ये सप्त ऋषियों में से, सप्त ऋषि मतलब 7 महान ऋषियों में से एक थे, सप्त ऋषि में से एक थे, और इनके ही पुत्र थे परशुराम, इनके ही पुत्र थे परशुराम। ऐसा माना जाता है कि ये किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, इन्हीं के पुत्र थे। और इनका जन्म स्थान जमानिया था, आश्रम इनका जमानिया था। और ये जमानिया आपका किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में वर्तमान समय में इनकी लोकेशन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन काल में प्रारंभ हुआ? इल्तुतमिश, रजिया बेगम, शेर शाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो आपको किस सिक्के के बारे में, ठीक, रुपया नामक सिक्का पूछा जा रहा है, रुपया नामक सिक्का। ठीक, रुपया नामक सिक्का किसके शासनकाल में रिलीज हुआ था? तो इसमें से राइट ऑप्शन है आपका शेर शाह सूरी, अफगान शासक शेर शाह सूरी, जिसका शासनकाल आपका 1540 से 1545 माना जाता है। और इसे जो है एक व्यवस्था सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है, व्यवस्था सुधारक के रूप में। ठीक, ये जो रुपया है आप देख रहे हैं, एक मानक सिक्का था, जिसे आप लोग कह सकते हैं एक आदर्श सिक्का था, जो काफ़ी लंबे समय तक टिका रहा, आदर्श सिक्का था। इसके अतिरिक्त शेर शाह सूरी ने बहुत कुछ किया। ठीक, बहुत सारी सड़कें बनवाई, सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया, सराय बनाई सड़क के किनारे, अपनी डाक व्यवस्था को इन्होंने मजबूत किया। ठीक, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ये चलाया गया पहली बार रुपया नामक सिक्का था। ठीक, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? भाग 7, भाग 5, भाग 4 और भाग 6। ठीक, इन पांचों में से आपको बताना है कि आपका भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय के बारे में प्रावधान, आपके भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में वर्णित हैं। सारी चीज़ें जो है आपका भाग 5 में जो है 124 उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड 124 से 147 के बीच में है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 5, अनुच्छेद आप याद रखिएगा 124 से 147। ठीक, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 5। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बढ़िया क्वेश्चन, इतिहास से रिलेटेड, बहुत बार पूछा गया है इससे रिलेटेड। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में गठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? युगांतर, काल, संध्या, अभिनव भारत। ठीक, और इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में हुई। गतिविधियों का केंद्र आपका कौन सा था? मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र, ठीक, एवं पश्चिमी भारत, महाराष्ट्र एवं पश्चिमी भारत। ठीक, और इसका मैं पुराना नाम भी आपको हिंट कर दे रहा हूं कि इसका जो पुराना नाम था वो था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। अब आप लोग पहुंच गए होंगे कि इसका नाम बाद में चेंज हुआ और इसे किस नाम से जाना गया? अभिनव भारत। अभिनव भारत बहुत ही फेमस क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में हुई थी। पहले ये मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिनव भारत। खटाखट आंसर देते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। ठीक, आप लोग आंसर दीजिए। इसे कहते हैं AFT। ठीक,
आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। ठीक, ये है आपका AFT। अब देखिए नाम से पकड़िए, ऐसा न्यायाधिकरण मतलब ऐसा न्यायालय जो सशस्त्र बलों से आपका संबंधित हो। तो ये न्यायालय स्थापित क्यों किया गया? थल सेना, वायुसेना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं के कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों, एवं विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कोर्ट नहीं थी, हमारे यहाँ न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए, ठीक, हमने सेना के लिए अलग से कोर्ट बना रखी है और उस कोर्ट को ही कहा जाता है क्या? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण। और इसका जो एक्ट है, इससे संबंधित एक्ट जो है 2007 में पारित हुआ, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई है, जिसकी प्रधान पीठ जो है आपकी जो हेड ब्रांच है वो आपकी दिल्ली में है और पूरे भारत में इसकी बेंच जो है खंडपीठें स्थापित हैं जो सैनिकों से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2009। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे फोकस करिएगा सभी लोग। अनुच्छेद 31A और 31B को डॉट द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 5वें संविधान संशोधन अधिनियम 1951, पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, छठा संविधान संशोधन अधिनियम 1951, तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहले तो ये छांटना है कि इसमें से कौन सा संविधान संशोधन ईयर से मैच कर रहा है। अपने आप इसका आंसर आप जान जाएंगे, ये है चालाकी। ठीक, तो ये जान जाइएगा कि इसका कुछ हो चाहे ना हो, इसके बारे में आप जानते हो चाहे ना जानते हो। इसका राइट आंसर हो गया आपका कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। आपको मुक्ति मिल गई आपके उत्तर से, परंतु इसको समझिए 31A 31B को किस कारण से संविधान में जोड़ा गया था। तो बहुत स्पष्ट है कि जैसे संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 से हमने जोड़ी 9वीं अनुसूची, और इस 9वीं अनुसूची में हमने भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को जोड़ा, जिनकी संख्या 284 है। ठीक, जोड़ तो दिया 9वीं अनुसूची से। अब इनको आपके अनुच्छेदों के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षा करने के लिए हमने ये दो आर्टिकल लाए, 31A 31B। ठीक, 31A मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि आपको जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से मिले हैं, अनुच्छेद 19 से मिले हैं, समानता का अधिकार और आपको स्वतंत्रता का अधिकार, इनसे बचाया जा सके। किसको? इसको, 9वीं अनुसूची को। और आपका 31B जोड़ा गया कि 31B में आपका जो है अनुच्छेद 31B में जो अधिनियम है 284 अधिनियम जो हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब इसकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो ये उद्देश्य था कि अगर यदि जनता के हित में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, भूमि सुधार किया जा रहा है, जमींदारी को समाप्त किया जा रहा है, तो मौलिक अधिकार बाधा ना बने, इसलिए हम लोगों ने 9वीं अनुसूची जोड़ी और साथ में प्रोटेक्शन दिया उसे 31A और 31B से। तो इसका राइट आंसर तो आप पहले ही जान गए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है: खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर। हम, इसका मतलब क्या है, हम लोग विदेशी मुद्रा जो प्राप्त करते हैं वो हम लोग किस चीज़ पे खर्च करते हैं सबसे ज़्यादा? तो इसका राइट आंसर है हम सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं किस पे? पेट्रोलियम उत्पादों पर। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। क्वेश्चन नंबर 15,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः है 18.4% और 10.2%, 16.6% और 8.6%, 16.1% और 10.2%, और चौथा ऑप्शन है आपका 21.3% और 9.4%। तो इसका जो परसेंटेज है हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट का, वो आपको जनगणना 2011 के अनुसार आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारे यहाँ अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 16.6% है, वहीं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत आपका कुल जनसंख्या का 8.6% है। सबसे अधिक जनसंख्या यदि पूछे अनुसूचित जाति की तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक। और यदि अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16.6 और 8.6%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी, ठीक। संस्कृत का ये बहुत फेमस विश्वविद्यालय है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और ये आपके भारतीय हिंदू संस्कृति के गढ़ कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहा करिए। सिर्फ आधे घंटे से 35 मिनट में मैं आपको 30 बेहतरीन प्रश्न देता हूं, और जाते जाते लास्ट में आप इन सारे क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन किए इसको भी मिलाया करिए। अपनी तैयारी को रोज चेक करिए। 30 प्रश्नों की श्रृंखला मिशन लक्ष्य सीरीज के साथ मैं डेली आता हूं आपके सामने, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है, इससे संबंधित प्रश्नों में मैंने हमेशा बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आयोग होगा उसके सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युत करना, मतलब पद से हटाना, वो राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती है। राज्यों में यदि राज्य स्तर पर कोई भी आयोग है तो उसकी नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उनको पद से हटाने का राइट किसके पास है? राज्यपाल के साथ। तो आंख बंद करके आप इस पर टिक मार सकते हैं कि वो पावर किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। नहीं भैया, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही है। 1975 आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं। 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं थे, इनके बाद ही आए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक, और आपातकाल लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए ये भी प्रश्न जो है कई बार आया है, कई तरीके से आया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण मतलब उनकी कमी अल्पीकरण मतलब मौलिक अधिकारों में कमी में होंगे वे अकृत मतलब वो कार्यशील नहीं होंगे और शून्य घोषित किए जाएंगे, मतलब रद्द घोषित किए जाएंगे, ठीक। हमारे संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। सजग प्रहरी जो हमारे किस पर नज़र बना के रखता है? सरकारों पर, ठीक। सरकार पर, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार पर नज़र बना के रखता है, केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर नज़र बना के रखता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं केंद्र सरकार के कानूनों पर और राज्य सरकार के कानूनों पर, ठीक, क्योंकि हमारे ऊपर इन्हीं दो शक्तियों का शासन है। अगर ये दोनों सरकारें, ठीक, या कोई अन्य जो है न्यायाधिकरण या कोई ऐसा कानून बनाने वाली संस्था किसी कानून का निर्माण करती है, कोई भी जिसे स्टेट के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी स्टेट, जैसे इसमें आपका आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनीशन भी है, तो वो ऐसे जो है ऐसी शक्तियां जो कानून का निर्माण करती हैं और उन कानूनों से यदि आपके किसका हनन हो रहा है?
मौलिक अधिकारों से असंगत है, मेल नहीं खा रहे हैं, अल्पीकरण कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो उनको रद्द घोषित किया जा सकता है। इसी कारण इस अनुच्छेद को क्या कहा जाता है? संविधान का सजग प्रहरी, और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन का भी अधिकार कहा जाता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और ये आपका पावर इसे मिली है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 13 से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 13। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये अनुच्छेद है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान, मुझसे अगर मेरा पर्सनल अगर कोई पूछे भारतीय संविधान की आत्मा किसमें है, तो मैं इसी अनुच्छेद को महत्व दूंगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से? ठीक, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 एन, अनुच्छेद 243 के। तो ये आपको स्थानीय स्वशासन के चैप्टर में आपको सारे अनुच्छेद जो आपको अल्फाबेटिकली दिए गए हैं उनको आपको याद रखना होगा। तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? ठीक, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन, पेरिस, इन चारों स्थानों में आपको ये बताना है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानव का भी विकास। तो इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। खड़ागढ़ 9 प्रश्न दूर हैं आप बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं शरद पवार, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी। तो इसमें से आपको ये बताना है ये पुस्तक जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपके भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक, श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, ऑपकोड ऑपरेंड निम्न में से किस प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है? ठीक, मशीनी लेवल भाषा, संयोजन भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, ठीक, संस्कृत भाषा। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। मशीन लैंग्वेज, कंपाइल लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज, संस्कृत ही है, संस्कृत लैंग्वेज। ठीक, तो ये भाषा का एक स्वरूप है, भाषा का ये अंग है। ठीक, तो इसमें से पूछा गया ये किस चीज़ के लिए यूज की जाती है? तो ये आपके हार्डवेयर से संबंधित चीज़ें हैं, मशीनी लेवल भाषा है। और इस भाषा में इससे जो है किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है, किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है, किसी कार्य को प्रारंभ किया जाता है। और इस पॉइंट से आपको कार्य संपादित होने के स्थान को, कार्य संपादित होने के स्थान को इंडिकेट किया जाता है, ठीक, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये आपका मशीनी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज का ये अंग है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीनी लेवल भाषा। ठीक, कंप्यूटर से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 ही है। चलिए ये इसमें जो है आप 24 मानिएगा। ठीक, भारत के भाभा परमाणु केंद्र का साइरस परमाणु रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में ... का उपयोग करता है। न्यूट्रॉन, अल्कोहल, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, इन चारों में से। ठीक, देखिए मॉडरेटर टर्म जो यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, परमाणु केंद्र आपका ये बॉम्बे में, साइरस परमाणु रिएक्टर आपका कहाँ है? मुंबई में। ठीक, इसमें कोई भी परमाणु रिएक्टर होगा, कोई भी परमाणु रिएक्टर होगा तो वो जो उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस की जाएगी, उसकी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मॉडरेटर के रूप में किसी न किसी चीज़ को यूज करते हैं। अब उसमें जो है आप ये साइरस परमाणु रिएक्टर जिस चीज़ को यूज करता है वो आपका कंट्रोल करने के लिए वो आपका हैवी वाटर है, जिससे हम लोग कहते हैं भारी जल। किसे क्या कहते हैं? भारी जल।
D2O कहते हैं, इसका प्रयोग जो है किया जाता है आपकी नाभिकीय विखंडन जो है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैवी वाटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में उत्कृष्ट योगदान के लिए ... से सम्मानित होने वाला पहला पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। प्राइम मिनिस्टर राइफल्स, प्रेसिडेंट्स कलर्स, बैरेट कैप, भारत रत्न। तो यूपी पुलिस को जो एक सम्मान मिला है, जो सम्मानित होने वाला पहला पुलिस बल है आपके इंडिया का, तो जिसने जो दिया जाता है कानून और व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए, वो पदक आपको सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को। तो वो आपका जो आपका सम्मान है प्रेसिडेंट्स कलर्स। ठीक, और ये ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाला पहला पुलिस बल है। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट्स कलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, हेलोवीन कब मनाया जाता है? ठीक, 1 दिसंबर, 29 सितंबर, 3 नवंबर, 31 अक्टूबर। तो ये है क्या एक्चुअल में? ठीक, तो ये आपका है पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मनाया जाता है। ठीक, और इसके जो मनाए जाने की तारीख है वो आपकी क्या है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है हेलोवीन। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, बढ़िया क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। गलत है तो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता है, कोई रोल नहीं है। ठीक, तो ये आपका 2 ऑप्शन तो कट गए। अब यहाँ पे देखते हैं, पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, ऑटोमेटिक कट गया। देखिए कुछ आंसर आपको वैसे ही मिल जाते हैं। ठीक, सभी पादप कोशिकाएं जो होती हैं क्या हैं इसमें, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती है, इसका कोशिका भित्ति से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो असली आंसर क्या है आपका इसका? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतुओं और वनस्पतियों की कोशिकाओं में एक बड़ा अंतर होता है कि वनस्पति कोशिकाओं में कोशा भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में, हम लोग की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं है। तो उनमें पूछा गया है कि कोशिका भित्ति का एक बड़ा कारक कौन सा है? तो पौधे जो होते हैं अलग अलग वायुमंडलीय दशाओं में पाए जाते हैं, कई तरह की चीज़ों को फेस करना होता है, उनके पास कोई ऐसा कृत्रिम आवरण नहीं होता है कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तब इसके लिए ईश्वर ने उनको दे रखी है 2 आपकी लेयर, जिसमें से बाहर वाली लेयर जो आपकी कौन सी है? कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। ठीक, तो ये आपका सही है। बढ़ते हैं आज के मिशन लर्न सीरीज का अगला प्रश्न 28, निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? कौन सा रोग है भैया? सुजाक, टाइफाइड, निमोनिया, HIV एड्स। ठीक, तो देखिए हमारा ये जो छोटे मोटे रोगों से हम लोग रोज लड़ते हैं इन्फेक्शन से, वो हमारा कहलाता है इम्यून सिस्टम, उसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये सभी को पता है, ये आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है जब हम बीमारी होती है कौन सी? HIV एड्स। HIV एड्स में यही कारक है जो आदमी मृत्यु तक पहुंच जाता है। उसके पास अपने छोटे मोटे, बड़े को तो छोड़िए, छोटे मोटे रोगों से भी लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बीमारी समाप्त ही नहीं होती है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HIV एड्स। मिशन लर्न सीरीज का 29वां प्रश्न आज का। लगातार आप लोग क्लास लिया करिए, लास्ट में वैल्यूएट करके जाया करिए। फरवरी 2025 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? निकिता पुखाल, अत्सगो गेलई, विक्टोरिया थेल्विक, क्रिस्टीना पिस्जकोवा। ठीक, तो इसमें से आपको ये बताना है कि मिसेज वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेज वर्ल्ड का खिताब फरवरी 2025 में किसने जीता है? तो वो हैं तस्सगो गेलई, जो दक्षिण अफ्रीका की हैं। इन्हें मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्सगो गेलई। नाम बहुत ही लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ऐसे नामों को लेने में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वन तारा
का उद्घाटन किया है? ठीक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो ये वन तारा है क्या? ये आपका एक वन्य जीव संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र है, पुनर्वास केंद्र है। ठीक, और ये आपका स्थापित किया गया है। अब उनका नाम बताऊंगा तो आपको जगह अपने आप पता लग जाएगी। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ये स्थापित किया गया है। और ये जो स्थापना की गई है तो पक्का आपके किस स्टेट में? गुजरात में। और गुजरात में आपका किस जगह पर? जामनगर में। कहाँ पर? जामनगर में। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक, तो ये थे आज के मिशन लर्न सीरीज के 30 प्रश्न। इनको बढ़िया से तैयार करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।